So in the previous section, we learned about two types of government, democratic government and the monarchy. So we learned that in the democratic government, the government has to explain its actions and defend its decisions, right? Ki why it is taking a particular decision. And this power of decision making is given by the people of the country to the government. Whereas in the monarchy, the ultimate decision making power lies in the hands of monarch only, in the hands of king or queen. And it does not have to explain the particular reason why it is taking a decision, what are the reasons behind its action. It just make the decision, make the laws, and the people of the country have to follow it. No questions, no answering, nothing. So now let's talk a little more about democratic governments, right? So India is a democracy, right? So from the above explanation, you must have come to know that India is a democracy. It is a democratic country. बट ये जो हमारी अचीवमेंट है डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की, ये जो डेमोक्रेसी है, ये हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है. इसके लिए इंडियंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, लड़ना पड़ा है, राइट? और पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने पूरा स्ट्रगल किया है, लड़ाई की है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए. सो हमने देखा था कि ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोगों द्वारा दी जाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, राइट? सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी में जो रूल है वो कौन करता है? लोग ही करते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अपने नेता को चुनते हैं और उनका नेता उन्हें आगे रिप्रेजेंट करता है. तो एक तरह से जो रूल है वो लोग ही कर रहे हैं ना. सो डेमोक्रेसी का बेसिक आइडिया ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं अपने लिए रूल्स बनाने के लिए. और किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू. और वो रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चुनते हैं? इलेक्शंस के थ्रू, राइट? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी. तो यूजुअली क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, मतलब कि यहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब यहाँ पे वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो खुद जाके डिसीजन नहीं ले रहे कि पूरी 100 करोड़ जो जनता है वो बैठ के डिसीजन ले रही है. नहीं, ऐसा नहीं होता. वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इलेक्शंस के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, वो एक्शंस लेते हैं पूरे पॉपुलेशन के लिए, राइट, पूरी कंट्री के लिए. सो आज के टाइम में कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को तब तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकती जब तक कि वो अपने जनता को वोटिंग राइट ना दे दे, जब तक कि वहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ना हो. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि एक कंट्री में जितने भी अडल्ट हैं उनको वोटिंग राइट्स अलाउ हों, ठीक है, वो अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं, राइट? So it can be asked in your exam, what is universal adult franchise? So what is it? It means that all the adults in a country are allowed to vote, right? बट ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ये हमेशा से नहीं था, राइट? ये ऐसा नहीं है कि जब से ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स बननी स्टार्ट हुई हैं तब से सभी अडल्ट्स को ये राइट दिया जा रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. सो आपको जान के हैरानी होगी कि एक टाइम था जब वुमेन एंड पुअर लोगों को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, राइट? आप आने वाली क्लासेस में हिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि किस तरह लोगों को जो पुअर लोग थे उनको वोटिंग राइट नहीं था. सिर्फ कुछ ही जो अमीर लोग थे जिनके पास प्रॉपर पैसा था, जमीन जायदाद थी, उन्हीं लोगों को राइट था. और वो भी कौन से? जो मेन थे, वुमेन को फिर भी नहीं था. तो इस तरह सिर्फ मेन को अलाउड था. सो अब देखो, यहाँ पे जो वुमेन है वो वोट नहीं दे पा रही हैं, जो पुअर लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो वोट नहीं दे पा रहे, राइट? तो इसका मतलब पूरी कंट्री जो है वो कौन चला रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ ये कुछ मैन ही चला रहे हैं, कुछ आदमी ही चला रहे हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपर क्लास के हैं, जो जिनके पास पैसा है, जमीन जायदाद है, राइट? सो इससे क्या होगा अगर आप सोचो, तो ये लोग जो हैं ये सिर्फ अपने ही पर ही ध्यान देंगे. इन लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई जो पुअर लोग हैं, जो हमारे दूसरे भाई बहन हैं, या जो वुमेन हैं, वो किस तरह के कंडीशंस में जी रहे हैं, राइट? उनके लिए किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए. वो तो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखेंगे, राइट, कि भाई हमें इतना इस तरीके से काम होगा, हमें ये चीज़ें चाहिए, तो इस तरह के रूल्स बनाओ, इसमें सिर्फ हमारा फ़ायदा है. तो वो लोग तो इस तरह बनाएंगे ना. और अगर यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगी, पुअर लोगों में से भी कोई निकल कर आएगा, नीचे क्लास में से भी निकल कर आएगा कोई रिप्रेजेंटेटिव, तो वो वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझेगा और उन पर फोकस कर पाएगा.
और उनके लिए अच्छे अच्छे रूल्स रेगुलेशंस और काम कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी तबके के लोग जो हैं वो ऊपर उठेंगे और इक्वलिटी और ज़्यादा जल्दी अचीव हो पाएगी। सो इंडिया में भी इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था, सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट करने का हक था, राइट। ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। सो अगर स्मॉल माइनॉरिटी को ही वोट देने का हक होगा तो क्या होगा कि वो जो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग हैं, उन लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, राइट। मतलब कम लोग ज़्यादा लोगों के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो ये थोड़ा गलत नहीं हो गया, राइट। कि एक माइनॉरिटी, ये इतना सा ग्रुप इतने बड़े तबके को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बिहाफ पर वोट दे रहा है, डिसीजन बना रहा है। और हो सकता है कि भाई ये इतनी बड़ी जनता जो है वो कुछ और सोचती हो, इनसे अलग सोचती हो, बट इनके साथ तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, इनके साथ तो भाई गलत हो गया कि इनको अपनी जो प्रॉपर मांग है, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको प्रॉपर तरीके से चुन नहीं पा रहे वो। सो गांधी जी एंड और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस अनफेयरनेस को देखकर शॉक्ड थे और उनको ये चीज़ एकदम गलत लगी और उन्होंने कहा कि सभी लोगों को, सभी अडल्ट्स को वोटिंग राइट होने चाहिए और इसी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सो 1931 में एक जर्नल थी यंग इंडिया, उसमें लिखते हुए गांधी जी कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ना कि सिर्फ जो वेल्दी मैन ही हैं उन्हीं को वोटिंग राइट मिलेगा, इस सिस्टम को, इस आइडिया को वो एक तरह से सहन नहीं कर सकते। ही कैन नॉट बियर दिस आइडिया, राइट। मतलब जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, जो पढ़ा लिखा है, उसको वोटिंग राइट दे रहे हो, और जो दूसरा बंदा है, मान लिया चलो उसके पास वेल्थ नहीं है इतनी, पर उसके पास कैरेक्टर है, वो मेहनती है, वो पूरे दिन रात अपनी मेहनत, खून पसीना बहाता है, काम करता है, सिर्फ इस कारण से कि वो पुअर है तो मुझसे वोटिंग राइट छीन नहीं सकते, तो वो ऐसा कहते हैं, राइट। सो इसीलिए जब इंडिया आज़ाद हुआ तो सबसे पहला काम क्या किया गया कि सभी लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दी गई, राइट। सभी लोगों को, सभी अडल्ट्स को वोटिंग राइट दिए गए। अब वो चाहे पुअर हो, चाहे वेल्दी हो, चाहे अनवेल्दी हो, चाहे कोई भी हो, विमेन हो, सबको वोटिंग राइट है, राइट। सो वी लेफ्ट दिस बॉक्स, लेट्स रीड दिस ऑल्सो। सो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि पहले लोगों को, जो वुमेन थी, जो पुअर लोग थे, अनवेल्दी लोग थे, उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलता था, राइट। सो दुनिया के किसी भी हिस्से में जो गवर्नमेंट है उसने बड़ी आसानी से ये पावर्स जो हैं वो शेयर नहीं की। लोगों को, वुमेन को, पुअर लोगों को लड़ना पड़ा है इस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ये जो वुमेन्स का स्ट्रगल है वोटिंग राइट पाने के लिए, वो और ज़्यादा ताकतवर हो गया, वो स्ट्रेंथेंड हो गया। और इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। अब बोलोगे सफरेज मूवमेंट, तो क्योंकि सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, तो वुमेन्स के वोटिंग राइट के लिए जो मूवमेंट चली थी वही हो गया वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। सो वॉर के टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को लड़ने के लिए बुला लिया गया। अब क्योंकि मेंस को लड़ाई में लड़ने के लिए बुला लिया गया था, अब बाकी सारे काम भी तो करने होंगे, राइट। तो बाकी सारे कामों को करने के लिए फिर औरतों को बुलाया गया, ठीक है। तो अब अलग अलग तरह के काम कौन कर रही थी, औरतें कर रही थी, राइट। पहले जो काम मेन करते थे अब वो वुमेन आराम से कर रही हैं। अब धीरे धीरे लोगों ने ये नोटिस करने स्टार्ट किया कि भाई वुमेन तो वो सारे काम आसानी से कर ले रही हैं जो कि पहले ये माना जाता था कि सिर्फ मेन कर सकते हैं। तो भाई हमने ये स्टीरियोटाइप क्यों बनाया हुआ था कि सिर्फ मेन ये काम कर सकते हैं और वुमेन नहीं कर सकती, राइट। तो ये अनफेयर स्टीरियोटाइप हो गया ना। स्टीरियोटाइप क्या मतलब, क्या होता है कि जब हम कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को, कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर इमेज में फिक्स कर देते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही हैं, ये सिर्फ यही काम कर सकते हैं, इनसे यही होगा, ये और कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरीके से है, राइट। तो भाई वुमेन के खिलाफ हमने इतने सारे स्टीरियोटाइप क्यों बना रखे थे जबकि ये तो सारे काम कर ले रही हैं। सो इसीलिए क्या हुआ, अब वुमेन्स को भी इक्वली देखा जाने लग गया कि भाई वुमेन्स भी काफ़ी अच्छे से डिसीजन बना सकती हैं, डिसीजंस ले सकती हैं, दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। सिर्फ मेन ही ये काम नहीं कर सकते, वुमेन भी कर सकती हैं। सो जो सफ्रेगेट्स थी वो क्या डिमांड कर रहे थे कि भाई सभी वुमेन्स को राइट टू वोट मिलना चाहिए, राइट। सफ्रेगेट्स कौन होते हैं, सफ्रेगेट्स वो वुमेन होती हैं जो कि राइट टू वोट के लिए प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, लड़ रही होती हैं। तो अब इन वुमेन्स ने क्या किया, अपनी डिमांड को सुनवाने के लिए उन्होंने जो पब्लिक प्लेसेस में रेलिंग्स वगैरह थी उनसे अपने आप को चेन के मदद से बांध लिया, राइट। और इसके चक्कर में बहुत सारे सफ्रेगेट्स को जेल भी जाना पड़ा, कुछ लोगों ने हंगर स्ट्राइक कर दी, भूख हड़ताल पर बैठ गए और उनको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता था ताकि वो अपने हंगर स्ट्राइक तोड़ दें। एंड 1920 में अमेरिकन वुमेन्स को फिर क्या मिला, वोटिंग राइट मिल गया। एंड
इसी तरह 1928 में यूके को भी, यूनाइटेड किंगडम की जो women थी, उन्हें भी वोटिंग राइट मिल गया. So we saw that this journey of getting voting rights, this universal adult franchise and suffrage, was not so easy. People had to struggle a lot. They had to fight for their right to vote. और ये जो राइट टू वोट है, ये एक तरह से बहुत बड़ी पावर है हमारे पास कि हम अपनी मर्जी के पर्सन को चूज कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कौन डिसीजन लेगा, राइट. एक तरह से हम पे रूल कौन करेगा, ये हम खुद चूज कर सकते हैं, राइट. और इसीलिए जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप 18+ हो जाओगे, तो आपको भी ये वोटिंग राइट मिलेगा. आप भी एलिजिबल हो जाओगे वोट देने के लिए. और आपको इस राइट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, राइट. कि आपके पास पावर है, आपको प्रॉपर तरीके से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, आपको जो लगता है कि हमारे देश को सही डायरेक्शन में ले जा सकता है, आपको फिर उसे वोट देना है, राइट. So with this, we come to the end of our chapter number 3 of class 6th civics. I hope you like this video and get to know a lot about government, types of governments, what is a democratic government, so all of this. And if you like this video, please give it a thumbs up, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Please share this video with your friends. So we will meet in the next video. Till then, bye bye and take care.